साइंस में ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं द्रव्य और उसके गुण, जो मैटर है, द्रव गैस, तमाम मतलब ठोस द्रव गैस, जो इसके प्रकार थे, प्लाज्मा थी। तो अभी इसके पीछे जैसे ही हम लोग पढ़े हैं, आधा तो पिछले चैप्टर में खत्म हो गया था पिछले क्लास में, अब आधी चीजें ये रह गई हैं। पहला वाला जैसे कि जो पहली क्लास हम लोग किए थे तो द्रव्य था, द्रव्य यानी कि मैटर, वह दो प्रकार से डिवाइड था। एक आपका जो था मिश्रण था, एक क्या था मिश्रण था, और दूसरा जो है प्योर पदार्थ यानी कि शुद्ध पदार्थ है। भाई कोई भी वस्तु हो दो ही तरह की होती है, या इंसान भी दो ही तरह का होता है। एक इंसान जो होता है घाल मेल वाला मिलावटी टाइप का होता है, जिसकी बात पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वही है, संसार में या विश्व में जितनी भी चीजें थी, मुख्य रूप से द्रव्य, वह कितने भाग में डिवाइड था? दो रूप में। एक आपका मिक्सचर था, मिश्रण, तो मिश्रण समांगी विषमांगी करके हम लोग पढ़े थे। अब दूसरा क्या है? मिश्रण के बाद ये दूसरा जो है शुद्ध पदार्थ है, इसमें कोई मिक्स नहीं है, यह एकदम प्योर है। समझ रहे? ये नॉन प्योर था, ये प्योर नहीं था, इसमें मिलावट थी, बालू और पानी का मिलावट था, चीनी और पानी का मिलावट था, दूध पानी का था, तेल हो गया, मतलब कि मिलावट वाली चीजें थी पिछले क्लास में। और इस क्लास में जो है एकदम प्योर चीजें हैं, इनमें कोई मिक्स नहीं, मिक्सर नहीं है, मिश्रण वाला चीज नहीं इसमें है, एकदम जो भी है अपने आप में अकेले है। समझ रहे मेरी बात को? तो अब देखिए इसमें है क्या। शुद्ध पदार्थों को जनरली दो भाग से डिवाइड किया गया, दो भागों में। एक सिंगल है, तत्व है, और दूसरा कई तत्वों को मिलाने से बना हुआ यौगिक है। जैसे एक जो है आपका एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब कि सिंगल हो गया, जैसे कि शादी आपकी नहीं हुई है, ऐसा मान लीजिए कि तत्व का मतलब कि जब शादी नहीं, मतलब भोजपुरी बीच में आ जाता है, ऐसा मान लीजिए कि जब शादी नहीं हुई है तब आप किस रूप में है? तत्व रूप में है, एकदम सिंगल। भाई अब वो दूसरा साइड से वो अलग बात है, मगर तब तक आप क्या है? ऑफिशियल रूप से सिंगल है। अब जब इसमें तत्व में बीवी आएंगी, बीवी के बाद बच्चे कुछ आ जाएंगे, तो बीवी बच्चे जब तत्व मतलब तत्व के साथ बीवी बच्चे सब जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। समझे आप मेरी बात को? बस यही चीज है कि हमारा जो शुद्ध पदार्थ है वह दो टाइप का है। एक पहला सिंगल लाइफ में है, तो जिसे हम एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं, और दूसरका वाले में क्या हुआ है? उसका शादी ब्याह करा दिया गया है, उसका शादी ब्याह करा दिया गया है। तो अब जब शादी ब्याह हो गया तो यौगिक बन गया, जिसमें बच्चे ऐसे मतलब देखिएगा, जैसे आप लोग सुने होंगे C12H22O11 सुने कि नहीं? अब देखिए यहाँ C अलग है, H अलग है, O अलग है, तो तीनों अलग अलग वैरायटी के हुए कि नहीं हुए? बाप बेटा बीवी सब आ जाएंगे, तो यह बन जाता है आपका यौगिक बन जाता है। समझ रहे हैं? तो आइए हम लोग इसको पढ़ते, मजा आएगा पढ़ने में। अब बस आप लोग देखते चलिए। आप लोग से एक बात कहेंगे, देखिए क्या है ना कि जैसे अब हम आप लोगों के पीछे जितना मेहनत करते हैं ना, उतना हम कभी ड्यूटी में भी मेहनत नहीं करते। हम मतलब बहुत आशा लगाए रहते हैं कि आप लोग सफल होंगे तो इससे हमें बेनिफिट होगा, हम भी आगे जाएंगे। तो हम जैसे पढ़ाते रहते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट जो है जल्दी जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो हमको एक मतलब होता है ना मोटिवेशन जिसे हम कहते हैं कि नहीं, मतलब कि लड़के जुड़ते हैं तो थोड़ा एनर्जी आती है, थोड़ा एनर्जी। फिर भी हम चाहते हैं कि एक ना एक दिन जुड़बा ही करेंगे, जब अच्छा लगेगा लड़कों को पढ़ेंगे जब ना स्टूडेंट, तो अपने यहाँ आके जुड़ेंगे। समझ रहे? मगर हम चाहते हैं कि आप लोग अपने दोस्तों से बताएं कि नहीं यहाँ पर ऐसी चीजें हैं, वो पढ़ें। ठीक है ना? तो ये आपका जो है ऐसा द्रव्य जिसके सभी कण रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। द्रव्य, द्रव्य का मतलब द्रव मत समझिएगा, ऑयली लिक्विड टाइप का बात नहीं कर रहे हैं, द्रव्य की बात कर रहे हैं जिसमें ठोस द्रव गैस तीनों आती हैं। तो ऐसा द्रव्य जिसमें रासायनिक रूप से उसके सभी गुण ना, सभी कणों का मतलब तत्वों का जो रासायनिक रूप से गुण है उसके एक एक कण का एकदम एक समान हो। जिसे आप लोहा देखे हैं, लोहा, चांदी, सोना देखे हैं, तो लोहा अगर एक कलर का है तो एक ही कलर का रहेगा। ऐसा तो है नहीं ना कि आप जैसे मिश्रण पढ़ रहे थे तो पानी में बालू मिल गया था, ये तो था नहीं। लोहा, चांदी सब एक समान होते हैं। इतना बड़ा अगर लोहा है तो आप इधर देखिए, बीच में देखिए, किनारे देखिए, कहीं देखेंगे तो पूरा लोहा एक जैसा दिखता है।
तो वही कह रहा है कि जो शुद्ध पदार्थ किसे हम कहते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ऐसा द्रव्य जिसके सभी एक एक कण जितने भी हैं रासायनिक रूप से एक समान गुण रखें, एक जैसे दिखाई दें, उनको हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कितने रूप का है, एक आपका तत्व है, दूसरा यौगिक है, एक सिंगल लाइफ जी रहा है और दूसरा का शादी ब्याह करा दिया गया है। समझ रहे हैं? अब देखिए बात क्या आती है, ये जो सिंगल लाइफ जी रहा है ये एकदम ऑलराउंडर है। जो सिंगल लाइफ तत्व आपका एलिमेंट जी रहा है ये एकदम मस्त मौला है, मतलब धातु अधातु उपधातु ये सब मजा मार रहा है। ये क्या कर रहा है, सब मजा मार रहा है, धातु वाला है, अधातु वाला है, उपधातु वाला। ऐसा कर लीजिए कि हाई जो है एकदम बढ़िया है। धातु का मतलब इसकी जिंदगी चमकदार है, इसका भविष्य उज्जवल है। कौन सा, धातु। उपधातु जो है उसका भविष्य जो है तनी उसे डाउन है, पहिलका वाले से तनी डाउन है। अधातु जो है ये एकदम बेरोजगार है। समझ रहे हैं? ये सिंगल लाइफ जो जी रहा है एलिमेंट, इसका मतलब अब क्या समझे, एक लाइफ ये जो जी रहा है एकदम मजेदार, एकदम शाइनिंग है, सोना की तरह चमक रहा है, एकदम मजा उसका है। फ्रेंड दोस्त फ्रेंड जो है सब उसके पास है, एकदम खुशहाल है। वैलेंटाइन डे भी बढ़िया से मना रहा है, सब कर रहा है, हर चीज का मजा उसको है, नौकरी शोहरत सब कुछ है उसके पास। और दूसरा वाला जो है उपधातु, हो सकता है इसके पास नौकरी ना हो मगर मजे हो सकता है इसके पास नौकरी ना हो, बिजनेस ना हो मगर बाप की सैलरी पर ऐश कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और जो तीसरका वाला सिंगल है ये एकदम झंड है, माइयो बाबू के पास नौकरी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, तो ये एकदम से मजदूर टाइप का जी रहा है। समझे आप मेरी बात को? तो यानी कि एलिमेंट जो है वह ऑलराउंडर है, मुख्य रूप से उसके अंदर तीनों गुण हैं, और तीनों गुण की जो खासियत हम बताए हैं उसी पर डिपेंड करेगा कि एक जो है चमकदार लाइफ जिएगा, दूसरा जो है उससे तनी डाउन जिएगा, और तीसरा जो है एकदम बेकार लाइफ जिएगा। परिभाषा पूरा इसका जितना भी चीज है ना, कॉन्सेप्ट सब इसी पर एकदम है। बस आप हमारे साथ पढ़ते हुए चीजों को समझते चलिए। हम चाहते ना कि आपको पहले ना नॉर्मल तरीके से बता दें कि तनी मनी आसान लगे आपको। जब वो आसान लगने लगेगा ना तो फिर पढ़ेंगे तो परिभाषा सब बकवास चीजें हैं, ये सब तो एकदम नॉर्मल तरीके से हम आप एकदम याद कर ले जाएंगे। आप देखते रहिए, बस क्लास खत्म करने दीजिए, आपको पूरा आ जाएगा। मगर याद रखिएगा ये जो सिंगल लाइफ जी रहा है ऑलराउंडर है, ये चमकदार लाइफ जिएगा, एकदम पूरा मजा रहेगा, बढ़िया बढ़िया फ्रेंड रहेंगे और बढ़िया बढ़िया कुल चीज मतलब सब कुछ रहेगा। नौकरियों रहेगी इसके पास, हो सकता है बिजनेस रहे इसके पास अच्छा खासा। ये जो दूसरा वाला है हो सकता है इसके पास नौकरी ना हो, बाबू के नौकरी के सहारे खुशहाल जिंदगी जी रहा हो। जो तीसरा वाला है, न बउआ के पल्ले नौकरी है, न करे पल्ले है, न बाबू के पल्ले बिजनेस, न करे पल्ले बिजनेस, यो अपना रेवड़ी ठेला चला रहा है, बउआ अपना जिंदगी काट रहे हैं वैसे ही, तो ये एकदम बदहाल है। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या है यौगिक, जो कि कंपाउंड है। यह कंपाउंड मुख्य रूप से दो प्रकार का है। कंपाउंड दो प्रकार का आप जानते हैं, एक जो होता है ना मिटा रहा है, इसको हम टेलीग्राम में इसे डाल देंगे, टेलीग्राम में ना अपलोड कर देंगे, आप वहां से लिख लीजिएगा। यौगिक का मतलब क्या है, एक में कार्बन और हाइड्रोजन का बंध बनेगा। एक जो रहेगा यौगिक उसमें ना कार्बन और हाइड्रोजन जरूर आपस में बंध बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे 100%। तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वह कार्बनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बनिक। और जिसमें कार्बन रहेगा मगर वह हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ेगा तो वह क्या कहलाता है? अकार्बनिक, जिसे हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ रहे हैं? तो वही चीज आपका है कि एक जो है कार्बन, अभी देखिए ये सब चीजें जो है ना बढ़िया से पढ़ी जाएंगी। हम सोचे कि इनको बताने से पहले ये हम लोग को पढ़ना क्या है, प्रश्न कैसे बनेंगे, इनको समझना जरूरी था। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, कई तत्वों को मिलाने से, जैसे सिंगल लाइफ वाले का शादी करा दिया गया था तो यौगिक बन गया था कंपाउंड, जिसमें बीवी बच्चे सब आ गए थे तो वह कंपाउंड था। यह कंपाउंड मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 100% बनाएगा, और दूसरा जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। हम बात करते हैं एलिमेंट की कि तत्व होता क्या है।
ठीक है ना। मार्कर थोड़ा देखिए, पदार्थ का वह मूल रूप से रासायनिक अभिक्रिया करके करने वाला अन्य सरल पदार्थों से विभाजित, ये सब बकवास है, इस काम पढ़ रहे हैं। तत्व का मतलब समझिए, परिभाषा पर ध्यान मत दीजिए, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। तत्व का मतलब क्या होता है? हमारे ब्रह्मांड में, भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एक तरह से रसायन में भी इसे रखा जाता है, एक तरह से फिजिक्स में भी रखा जाता है, क्योंकि द्रव्य जो है फिजिकल है, प्राकृतिक रूप से मौजूद है। तो तत्व है क्या? हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिन्हें रासायनिक तौर पर हम खंडित नहीं कर सकते, उन्हें तोड़ नहीं सकते, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट यानी कि तत्व कहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। पदार्थ का वह रूप, द्रव्य यानी कि मैटर का, जैसे ब्रह्मांड में तमाम ऐसे द्रव्य हो, उनमें से का तो उसका कोनो बेटा होगा, उसके अंदर एक खासियत है। इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्य, ठोस, द्रव, गैस, कार्बनिक, इनऑर्गेनिक तमाम पड़े हैं, तो उनमें से एक आध तो ऐसा है जिसके पास मतलब ऐसा गुण है द्रव्य के पास कि उसको आप किसी और रूप में रासायनिक रूप से नहीं तोड़ सकते। समझ रहे हैं? जैसे था ना कि आप चीनी में शरबत मिलाए थे, अरे चीनी में शरबत कर रहे हैं, पानी में जब आप चीनी मिलाए थे तो चीनियां टूट गई, चीनी क्या हुई? घुल गई, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जब चीनी पानी में घुल जाती है, जब नमक खाना में आप डाल देंगे तो वह घुल जाएगा, तो उसका अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब वहीं आप एक लोहा का टुकड़ा डाल दीजिए खाना में, लोहा का टुकड़ा, तो क्या उसका अस्तित्व खत्म होगा? लोहा को आप ताप पर गला करके पिघला दीजिए, अब पिघला करके उसको जो है ना मग्गा से थाली बना दीजिए, लोहे का मग्गा है उसकी लोहे की थाली बना दीजिए, तो ये बताइए क्या वो लोहा अलग हो जाएगा? वह लोहा रहेगा। जबकि चीनी को जब हम घोलते हैं तो चीनी का एक स्थिति में अस्तित्व पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। लोहा है, चांदी है, सोना है, इनको आप कैसे गला दीजिए, ये नजर आएंगे, इनका अस्तित्व नहीं खत्म होगा, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर, सोना, लोहा तमाम हो गए। मतलब आप समझे इसका? ऐसे जितने भी तत्व हैं जिनको हम किसी और रूप में तोड़ नहीं सकते, वह क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट यानी कि तत्व कहलाते हैं, जितने भी द्रव्य हैं। फिर बात आती है कि ये जो द्रव्य है, तत्व, एलिमेंट, तीन रूप में है। एक एकदम मजा वाला है, एक जो है उससे लोअर जिंदगी जी रहा है, एक एकदम बेकार जिंदगी जी रहा है, उसके अस्तित्व का कोई मतलब नहीं, उसकी संख्या भी बहुत कम है। समझ रहे हैं? तो देखिए इसमें धातु, अधातु, उपधातु, ये सब जितने भी नाम है ना आप सुन चुके हैं, इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बस बात यह है कि जब क्लास में हम आपको ना इन सब चीजों को ताजा कर देंगे, जब आप क्लास में इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो किताब पढ़ेंगे ना तो आपका उसमें मन लगेगा, चीजें याद होंगी, आसानी से याद होंगी, तब आप अदर स्टूडेंट से ना काफी आगे जाएंगे। यही हमारा प्रयास रहता है कि आपको हम व्हाइट बोर्ड पर एक कंटेंट बहुत ज्यादा दे देते हैं ताकि आपको बुक पढ़ने में ना बहुत आसानी हो। आधा तो आपको ये सब बुक में दिखेंगे, 70%, चाहे प्रैक्टिस सेट लगाइए चाहे कुछ भी करिए। कैसे? धातु के बारे में आप क्या जानते हैं? मेटल के बारे में। अब देखिए हमारे आसपास ऐसी जितनी भी चीजें हैं, धातु, मेटल की बात हम कर रहे हैं, बस नॉर्मल तरीके से सुनिएगा। हमारे आसपास ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिन पर ठोकने से आवाज आती है बढ़िया, एकदम छन छन झन वाली आवाज, एकदम ध्वनि बढ़िया आती है, उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो वो चमकती हैं। क्या करती हैं? चमकती हैं। आप बिजली के तार को टच करेंगे ना तो मारेगा कि उलट जाएंगे। धातु की बात कर रहे हैं हम, किसकी? मेटल की। हमारे आसपास के वातावरण में ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिन पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पहला चीज की वो चमकेंगे, चमक पैदा करेंगे। तो मान लेंगे कि 50% आप क्लियर कर लेंगे कि नहीं ये धातुएं है,
वहां इतना मतलब क्लियर हो गया। अगर वह चमक रही है तो आप मान लिए कि 50% क्लियर हो गया कि जरूर धातु है। अब और पता लगाना है, कंफर्म करना है। तो आप क्या किए, सूर्य के प्रकाश में रखिए, जाके उसको टच करिए। उसको क्या करिए, टच करिए। अगर गर्म है, अगर उसमें उष्मा प्रवाहित होने लगी है, वह गर्म हो गया है, तब तो मान लीजिए कि 70% कंफर्म हो गया कि वह क्या है, एलिमेंट है, ये धातु है, मेटल। समझ रहे? पता कैसे लगाएंगे? 100% धातु है, उसका पता कैसे लगाएंगे? हम देखिए आपको याद करा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे आपको याद करा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि धातु के गुण बता रहे हैं कि धातुएं चमकदार होती हैं, धातुओं में उष्मा या विद्युत प्रवाहित होती है। नॉर्मल तरीके से जब पढ़ेंगे तो बकवास लगेगा, और जब कहानियां सुन के याद करेंगे ना, घटनाओं से जोड़कर, तो ये चीजें आपको याद ही नहीं करनी है। जैसे बताइएगा, ये आप लोग देखे हैं गांव घर में एक वो टीन वाला लगता है, उसका क्या नाम है, करकट जिसे हम कहते हैं। दुकान के सामने या गरीब फैमिली में, जो पुअर फैमिली रहती है, टीन का छतरी लगाई रहती है, ऐसे रहता है, टीन की छतरी होती है। वो टीनवा पतला चादर के रूप में बना रहता है। अब ऐसा तो है ना कि खनिज जब आप खनन कर रहे थे तो वो चादरें निकली थी जमीनिया में से, ऐसा था। जब आप जमीन में से खन रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो इतना बड़ा चादर तो नहीं ना निकली थी। अगर चादर निकलती तो मूर्छा खा के खत्म हो गई होती, है कि नहीं? तो अब सोचिए आप कि ये जो टीन होती है, इस टीन को एक चादर की तरह बना दिया जाता है। साइकिल वाला नट बोल्ट होता है, देखेंगे तो पतला पतला चादर की तरह चिमटी जैसा रहता है। इससे मतलब आप क्या समझ रहे हैं? धातुओं को पतली चादर के रूप में ढाला जा सकता है। सोना चांदी का जो ये काने होने का ये सब बनता है, और का पतला पतला, मतलब इतना पतला बनेगा कि एकदम सुतही जैसा ऐसे लहरियाएगा। तो धातु, लकड़ी को आप बना लेंगे चादर जैसा, लकड़ी को आप चादर जैसा बना लेंगे, ऐसे टिप दाबेंगे टूट जाएगा। जितना पतला टेना होता है, ये छतरी, जितना पतली ये छतरी बनी होती है, आप करकट देखे होंगे, उसको हम लोग गांव की भाषा में करकट बोलते हैं। करकट, अब कहीं कहीं टीन बोला जाता होगा, टीना वाली छतरी है, या जो भी मतलब आपके इलाके में क्या बोला जाता है वो अलग बात है। हमारे पूर्वांचल में जो है उसको करकट बोला जाता है, पूर्वांचल में। तो जानते हैं क्या है, इस इतना पतला अगर आप लकड़ी को बना देंगे ना, तो लकड़िया को इसे दाबेंगे, टिप दे टूट जाएगी। अब भाई कितना पतला, ये मुश्किल से आधी उंगली इतना रहता है मोटा, और उतना मोटा लकड़ी को आप इसे मारेंगे तो खट से टूट जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? तो वही बात है कि धातुओं को पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुएं चमकदार होती हैं। टीना वाला करकट है, यहाँ लाइन का तार अगर टच कर गया ना, और कोई व्यक्ति यहाँ हाथ रखेगा, मारेगा, उलझ जाएगा। तो धातु का जो ये धातुएं हैं, इनमें विद्युत प्रवाहित होती है। टीना गर्म हो जाता है, गर्मी के सीजन में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये गर्म हो जाता है। आपको पूरा याद करा रहे हैं हम, फिजिक्स जब आप बुक पढ़ेंगे ना तो यह सब मिलेगा आपको। बस इसमें दो चीज ध्यान देना है, एक ध्यान देना है आपका ब्रोमीन, और दूसरा ध्यान देना है पारा। एक पारा है, दूसरा ब्रोमीन है। आपको मुख्य रूप से इस पर फोकस करना है। पहले समझिएगा क्या है। धातुएं विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती हैं, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर। इसमें चालकता का गुण होता है, यानी कि उन्हें गर्म किया जा सकता है, उनमें उष्मा प्रवाहित होती है। जैसे होता है ना, चाय वाली केतली जो रहती है, जब हम लोग चाय बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो धीरे धीरे उसका हैंडलवा अगर कुछ लगा नहीं है प्लास्टिक ना, तो वो गर्म हो जाता है। लोहा का छड़ लेके आप आग में तपाइए, धीरे धीरे आपके हथवा यहाँ जलने लगता है, क्योंकि उष्मा अंदर से ना प्रवाहित होती रहती है। समझ रहे हैं? तो वही चीज है, इन्हें पतली चादर के रूप में, पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। पतले तार के रूप में मतलब समझ रहे हैं कुछ? सबके घर में लाइन वाला तार होगा, 5 mm का, 2.5 mm का, 1 mm का, यहां तक कि आधा mm का, मिलीमीटर, आधा मिलीमीटर जो तार, जिसमें हम लोग बल्ब जलाते हैं, हीटर उटर जलाते हैं, मिक्सर जलाते हैं, मिक्सर जलाएंगे नहीं, मतलब ये जो चीजें हैं, तो
तार मतलब पतला तार के रूप में ना आप उसको खींच सकते हैं। कापर को, एल्यूमिनियम का तार आता है, कापर का तार आता है, ये सब धातुएं हैं, मेटल है, समझ रहे हैं। तो इन सबको पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। लकड़ी को आप पतले तार के रूप में खींच लेंगे, जितना पतली वो होता है, जितना पतला होता है एल्यूमिनियम का तार, उसमें कई रेशे होते हैं, महीन महीन। जब आप उनको नुकीलेंगे ना तो एकदम महीन महीन रेशा रहता है, उतना महीन आप लकड़ी को कर ही नहीं सकते। आयोडीन है, आयोडीन नमक वाला जो है उसको आप उतना, जिसे है ना, देखिए आयोडीन है, आप उतना महीन उसको नहीं कर पाएंगे, नमक को वो गल के फेंका जाएगा, न लकड़ी को कर पाएंगे। तो वही चीज है, धातुएं जो है अघात वर्ध्य है, यानी कि इन्हें पतली चादर के रूप में तोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। जबकि हाँ, जैसे में सोना है, चांदी है, कापर, पारा। हाँ, पारा के बारे में कहे हैं कि कमरे के ताप पर ये क्या है, द्रव धातु है। सब ठोस होते हैं, मेटल जो है भाई, चांदी ठोस है, कापर ठोस है, लोहा ठोस है, टीना ठोस है, सोना चांदी सब ठोस है। मगर ये जो आपका पारा है, पारा जो है द्रव है, मेटल है मगर क्या है, लिक्विड टाइप का द्रव है, समझे आप। फिर नॉन मेटल की बात करें तो उसका एकदम उल्टा, मेटल का एकदम 100% उल्टा। क्या, इनको पतली चादर के रूप में आप बना नहीं सकते, ये चमक नहीं पैदा करेंगी। अब जैसे हम टीना पर पीटेंगे तो आवाज आएगा, जब टीना पर कोनो लोहा पर मार, लोहा से पीटते हैं तो बहुत बढ़िया झनकार वाली आवाज आती है। आप लकड़ी पर नमक पर पीटिए, उतना आवाज आएगी। एक बोरा नमक रख लीजिए और उस पर मार, डंडा डंडा मारिए, आवाज नहीं आएगी। असमनवा टीना रख दीजिए, लोहा रख दीजिए और उस पर ऊपरिया डंडा डंडा मारिए, बहुत तेज आवाज आएगी। तो वही बात है कि धातुएं जो है विद्युत की कुचालक होती हैं। लकड़ी से आप बिजली के तार को टच करेंगे ना तो आपको करंट नहीं मारेगी। हरा का बात नहीं करें, हरा लकड़ी में पानी होता है, वहां मिक्स होता है, वो मिश्रण जैसा हो जाता है। शुद्ध सूखी हुई लकड़ी की बात करें, हरियर लकड़ी जो होती है उसमें पानी भरा रहता है, इस वजह से करंट मारती है, समझ रहे हैं। तो इनमें चमक पैदा नहीं होती, ये आघात वर्ध्य या ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती। इन्हें पतली चादर के रूप में नहीं बनाया जा सकता, ये जो है ध्वनि उतना तेज पैदा नहीं करेंगी। और साथ में इनका घनत्व और क्वथनांक जो है धातुओं से कम होता है। घनत्व और क्वथनांक, इसका मतलब आप क्या जाने, क्वथनांक का मतलब यह है, एक बार लकड़ी को आग के सामने रखिए, एक बार लकड़ी को आग के सामने रखिए, जितना में लोहा गर्म होगा उतना में लकड़ियां बर के जल के खत्म हो जाएगी। जितना तापमान पर अगिया में लोहा जो है गर्म होगा, उतना तापमान पर लकड़ी गल के साफ हो जाएगी, नमक गल के बह जाएगा, समझ रहे हैं। तो वही चीज है कि अधातुएं जो है उनका क्वथनांक बहुत कम होता है, जो हाई टेम्परेचर जो क्वथनांक होता है वह बहुत कम होता है। जबकि लोहा टीना को ना आप खूब आग दिखाइए, वो जल्दी गलेंगे नहीं, है कि नहीं। फिर बात आती है कुछ नॉन मेटल के बाद मेटलॉइड्स हैं, उपधातुएं हैं। हाँ, इनमें आप याद रखिएगा, इनके उदाहरण नॉन मेटल के जो एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन तमाम आएंगे। जो आवर्त सारणी है, जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप जानते होंगे कि एस ब्लॉक में और डी ब्लॉक में धातुएं हैं। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक में क्या है, धातुएं हैं। और उसके बाद जब जाएंगे आप पी ब्लॉक में, जो पी ब्लॉक के 6 ग्रुप है, एक तो आपका अक्रिय है, उसको तो हटा दीजिए, बाकी सब अधातुएं हैं और उनमें भी उपधातु भी है। बिचवा में एंटीमनी है, फिर क्या है, एंटीमनी के बाद बिस्मथ है, तमाम आएंगे, वो तो मालक पर आ जाएगा। हाँ, मेटलॉइड्स को जान लिया जाए कि कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के बीच का जो है गुण रखते हैं। कुछ ऐसे लड़के हैं जिनके पास नौकरी नहीं है मगर बाऊ के पले रोजगार है, तो वो बढ़िया से जी खा लेंगे, भले ही अपने बल पर ना खाएं, बाऊ के पैसा से खाएं। तो ये बीच में आ जाते हैं। इनके पास अपना गर्स नहीं है, अपने बल पर जिंदगी नहीं काटेंगे,
बाऊ के बल पर जिंदगी काटेंगे। कौनो अगर काम दुकान उकान खुलवाएंगे या कुछ करेंगे तो उनके पापा करेंगे, वो अपने बल पर नहीं करेंगे। और जो धातुएं चमकदार हैं, शाइनिंग वाली हैं, एकदम आवाज करने वाली, आवाज इनकी सुनी जाएगी जो अपने बल पर नौकरी हासिल करते हैं, जो पैसा कमाते हैं अपने बल पर। तो ये धातुएं थी जिनमें चमक था, उनमें ध्वनि था, वो किसी भी रूप में ढल सकते थे, तमाम गुण उसमें थे। ये अधातु जो है पूरे तरीके से बेरोजगार, इसमें कोनो गुड़ा नहीं था, एकदम भरभंड नष्ट था। ये जो बीच वाला है इसमें दोनों के बीच वाला गुण है, यह मीडियम है। क्या है इसमें देखिएगा, अधातुओं और धातुओं के बीच का गुण होता है, जैसे में आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, ये सब आप जानते हैं। पीरियोडिक टेबल मान लीजिए, अभी तो हम साइंस जिस दिन हम शुरू करेंगे उस दिन साइंस हम लोग जो है ना एकदम स्टेप वाइज बहुत मजा से पढ़ा जाएगा। जब हम साइंस शुरू करेंगे तो साइंस उस दिन पढ़ने में मजा आएगा। पहले ये हम सोच रहे हैं ना कि हेड ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी, जो फिजिक्स है, इसके फिजिक्स को खत्म कर दें। उसके बाद जब हम साइंस का स्पेशल बैच लेकर के आएंगे, उस बैच में चीजों को इतना बखूबी तरीके से मतलब आपके सामने डिफाइन करेंगे ना कि आपको साइंस की बुक एकदम बकवास लगने लगेगी। साइंस की बुक पर आपका कमांड बहुत बेजोड़ हो जाएगा। उसको हम लास्ट में लेकर के आएंगे। पहले हेड ऑपरेटर का जो सिलेबस है साइंस का, ये खत्म हो जाए। उधर हिंदी, यूपी जीके तमाम चल रहे हैं, उनको भी खत्म करना जरूरी है बढ़िया से, ताकि आप यूपी जीके की बुक पढ़ें तो नोट से आपको आधी चीजें 70% नॉलेज रहे। हिंदी पढ़ें, कोई डाउट हुआ आप तुरंत नोट्स में देखेंगे, तुरंत आपको मिलेगा। क्लास देख लेंगे तो एकदम में क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब देखिए हम कंपाउंड की बात करते हैं। अब क्या बचा है आपका? कंपाउंड। तो कंपाउंड के बारे में आपको एक बात बताए हैं, सोचिए क्या बताए हैं। एक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं। एक कंपाउंड जो होता है उसमें 100% कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और दूसरा वाले में कार्बन हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड कभी नहीं बनाएंगे। तो आप इतने से पता लगा लेंगे, पढ़े होंगे आप लोग, एक मिनट शर्करा कर लिखते हैं, C12H22O11। इसमें आप देखे होंगे कि जो चीनी का सूत्र है वो मतलब कि कार्बनिक है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ साथ हैं। या आप एथिल एल्कोहल ले लीजिए, मेथिल C2H5, जैसे आप ले लीजिए C2H5OH ले लीजिए, आप इसी को ले लीजिए। एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, प्रोपेनॉल, कुछ भी ले लीजिए। कार्बनिक रसायन आप लोग इंटर में बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे। आपकी ब्रोमी, वो क्या बोलते हैं, बेंजीन है, एक बेंजीन है, साबुन है, C17H35 वाला जो है साबुन हो गया, बेंजीन है। इसके बाद ये सब है, शर्करा है, ग्लूकोज है, C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक उसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ऑर्गेनिक में आपको यह जानना है कि 100% कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन और ये कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तब तो जानिए कार्बनिक है, ऑर्गेनिक है। अन्यथा क्या है? इनऑर्गेनिक है। जैसे नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl, ये नमक का सूत्र है। न इसमें कार्बन का पता है और न हाइड्रोजन का पता है। या तो इसे ही ले लीजिए, एक तो और देखिए, मान लीजिए आपको डर हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O, धावन सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट लगाएगा पहले, तो आपका ये धावन सोडा हो गया। अब बताइए, इसमें कहीं पर भी दिख रहा है कि ये जो Na2CO3 ये कार्बन है, कार्बन के साथ कहीं हाइड्रोजन दिख रहा है? यहां पर देखिए, वो अलग है। यहाँ इंटू 10H2O ये जल है, ये अलग है। यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है, आप कहेंगे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, हाइड्रोजन नहीं है। क्या है? ऑक्सीजन है। तो यहां पर तो नहीं ना हुआ। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
क्या यहाँ पर आपका जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ कार्बन दिख रहा है, आप कहेंगे कार्बन है या नहीं है, एकदम नॉर्मल है। आप बस क्लास को अटेंड करने के बाद उदाहरण एग्जाम्पल किताबों से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हम आपको बता दिए कि देखिए C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन यदि साथ हैं, कार्बन और हाइड्रोजन यदि साथ हैं तो वह है आपका कार्बनिक है, और नहीं है तो अकार्बनिक है। एग्जाम्पल देखिए मेन क्या है, जैसे आपका है ना कार्बोहाइड्रेट, जो वसा है, शर्करा है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। फिर आपका तेल है, मोम, प्रोटीन, ये सब एग्जाम्पल जो है आप पढ़िए, अपमार्जक तमाम आएंगे, तो ये आपके क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। फिर अकार्बनिक विकल्प ऐसे ही बनाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, दे दिया, अगर मान लीजिए रासायनिक रूप से दे दिया तो कर लेंगे, अगर नाम लिखा रहेगा तो आपको नाम याद रहेगा तब तो मारेंगे। इस वजह से आपको इन सब चीजों को बढ़िया से गहनता से पढ़ना चाहिए। बाकी ये तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बंद, कार्बन हाइड्रोजन बंद नहीं रहता, जैसे आपका Na2CO3 है, NaCl है, NaOH है, HCl है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। इनमें कहीं पर भी आपको दिख नहीं रहा है, मगर ऐसे नाम नहीं आएगा। आ गया सल्फ्यूरिक अम्ल हिंदी में लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हिंदी में लिख दिया, साधारण नमक लिख दिया हिंदी में, तब आप जानते रहेंगे इनके रासायनिक सूत्र को, तब तो आप पहचानेंगे कि नहीं कौन कार्बनिक है कौन अकार्बनिक है, वहां से आप क्लियर कर पाएंगे। ये जो है टेलीग्राम पर हम अपलोड कर देंगे। हमारा मेन काम था आपको पूरे चैप्टर को बखूबी एकदम मत दे, आपके लिए ये चैप्टर बखूबी आसान हो जाए कि धातु और धातु में अंतर क्या था, कार्बनिक और अकार्बनिक में अंतर क्या है, आप इनको बढ़िया से समझ ले। जो प्योर पदार्थ थे वह दो रूप से डिवाइड थे, एक आपका यौगिक था, दूसरा एलिमेंट तत्व था, एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड था, आप उसको जान लिए। एलिमेंट ओवरऑल 3 प्रकार के थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, धातु, अधातु, उपधातु, आप उनको जान लिए। यौगिक जो है कंपाउंड 2 भागों में बटा है, कार्बनिक अकार्बनिक, इनमें बंध कौन सा बनता है, कब कार्बनिक कब अकार्बनिक, आप इनको जान लिए। तो मेरे ख्याल से आपके लिए चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो गया, आपको हर नॉलेज इसमें हो गया, ताकि आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें तो आपको कभी बोझ न लगे। इसको आप लिख लीजिए, बाकी चीजें आगे आती रहेंगी, ठीक है।